दोस्तों, एक ही जिले के डीएम साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और डीएम साहब ने वहां पर भिखारियों के खाने पीने का इंतजाम भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत कभी भूलनी नहीं चाहिए। यानी कि डीएम साहब बड़े ही दयालु आदमी थे, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी शादी में भिखारियों के लिए भी खाने पीने का इंतजाम कराया है। शादी में जब दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे और सभी लोग उनको बधाइयाँ देने के लिए आ रहे थे, उसी समय एक भिखारी स्टेज पर चढ़ जाता है। वह डीएम साहब की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और हंसने लगता है। हंसते हंसते वह उनसे कहता है कि अगला नंबर तेरा है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसता है। इस बात को देखकर जो एसपी मैडम दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी, वह पुलिस वालों को आदेश देती है उस भिखारी को वहां से निकालने के लिए। लेकिन तभी जो डीएम साहब थे, वह पुलिस को रोकते हैं और उस भिखारी से पूछते हैं कि भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तेरा है, क्योंकि डीएम साहब के दिमाग में चल रहा था कि यह व्यक्ति कौन है और यहाँ पर आकर मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहा है, जबकि इसे पता है कि मैं यहाँ का डीएम हूँ और मैं इसके साथ बहुत कुछ गलत कर सकता हूँ। एसपी मैडम बार बार उसे वहाँ से भगाने का आदेश दे रही थी, लेकिन डीएम साहब के कहने पर वह पुलिस वाले रुक जाते हैं। दूसरा कारण यह भी था, क्योंकि जब वह स्टेज पर चढ़ा था, तो तब उस भिखारी को देखकर एसपी मैडम की हवाइयाँ उड़ गई थीं, तो वह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे कोई गहरा राज तो नहीं है। इस बात को जानने के लिए डीएम साहब को उसको एक साइड में ले जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी पत्नी कौन है। हम लोग यहाँ के बड़े अधिकारी हैं। हम चाहे तो तुम्हें एक ही झटके में जेल की सलाखों के पीछे करवा सकते हैं। इसके बाद भिखारी कहता है कि साहब, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वह बात सही है, क्योंकि जिससे आप शादी करना चाहते हो उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम कैसे जानते हो इनको, तुम्हारा इनके साथ क्या कनेक्शन था। इसके बाद भिखारी कहता है कि साहब, अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद डीएम साहब उससे कुछ कह पाते, उतनी ही देर में एसपी मैडम वहाँ आ जाती है और डीएम साहब से कहने लगती है कि चलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी शादी है और तुम इस तरह से इसके साथ क्या बातें कर रहे हो। तो डीएम साहब को और भी ज़्यादा शक हो जाता है, क्योंकि एसपी मैडम बार बार उस भिखारी को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, और वह भिखारी से उसकी कहानी सुनने लगते हैं। भिखारी कहता है कि आज से लगभग 7 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम निखिल था। निखिल के पिता फर्नीचर के बहुत बड़े व्यापारी हैं। निखिल पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से किया करता था। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम हेमा था। हेमा और निखिल दोनों एक दूसरों को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। हेमा का घर परिवार भी काफ़ी अच्छा खासा है। उसका भाई और पिता बड़े बड़े अधिकारी हैं। इसी वजह से वह भी पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है। हेमा जब अपने घर में बात करती है कि उसे शादी करनी है, वह एक निखिल नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है, तो उसके घर वाले शादी के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं। इधर निखिल के घर वाले भी शादी करने के लिए मान गए थे। दोनों की शादी हो जाती है। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। निखिल अपने पिता के बिजनेस को संभाल लेता है। इधर हेमा आगे की पढ़ाई लिखाई करना चाहती है और पढ़ लिख कर अपने भाई और पिता की तरह एक बड़ा पदाधिकारी बनना चाहती है। इसी बात को सोचकर हेमा पढ़ाई करती रहती है और निखिल उसको पढ़ाई में सपोर्ट करता है। फलस्वरूप हेमा एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट में अपना चार्ज संभालने लगती है। इधर निखिल अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं देती है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है। हेमा का भविष्य तरक्की पर आ जाता है और निखिल का भविष्य अंधकार में आ जाता है। हेमा को अफसर बने हुए 2 साल बीत गए थे। 2 साल के भीतर निखिल का पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है। निखिल अपने धंधे को घटता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जहाँ पर निखिल का बिजनेस था, वहाँ पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सभी लोगों की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है।
इसके बाद निखिल के घर वाले उसे सलाह देते हैं कि बेटा, तेरी पत्नी एक बड़ी अधिकारी है और उसको आवाज़ भी मिला होगा, तो तू ऐसा कर, कुछ दिन उसके पास चला जा, तेरा भी मन बहल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके बाद निखिल अपने घर वालों की बात मानता है और अपनी पत्नी हेमा के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसकी पोस्टिंग थी। उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था। हेमा उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है, कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे से मेरे साथ रहो, कोई टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। हेमा अपने पति की बहुत देखभाल किया करती है, साथ साथ अपने कार्यभार को भी बहुत अच्छे से संभाल रही थी। तभी उस डिस्ट्रिक्ट में एक नए डीएम साहब की पोस्टिंग होती है। उनके स्वागत के लिए एएसपी मैडम गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वह डीएम साहब को देखती है तो पहली नज़र में उनको अपना दिल दे बैठती है। हेमा के दिमाग में डीएम साहब के लिए प्यार उमड़ने लगता है। उसके बाद वह उन्हें दिल जान से प्यार प्यार करने लगती है। वह सोचती है कि किसी तरह से इनसे मेरी शादी हो जाए। हेमा बार बार मौका ढूंढा करती डीएम साहब से मिलने का और घंटों तक उनसे बातें करने लगती है। यह बात डीएम साहब को भी महसूस हो जाती है और उसके बाद डीएम साहब एक बार उनसे पूछ ही लेते हैं। डीएम साहब जैसे ही हेमा से पूछते हैं तो हेमा अपने मन की बात बता देती है और डीएम साहब से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब यह बात जैसे ही डीएम सौरभ सुनते हैं तो उन्हें यह बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वह सोचते हैं कि कोई बात नहीं हो सकता है, पहली ही नज़र में इन्हें मुझसे प्यार हो गया हो। डीएम साहब बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा दयावान भी थे। डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब हेमा शादी की बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह यहाँ पर जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है, क्योंकि हेमा की तो पहले ही शादी हो चुकी थी और उसका पति डिप्रेशन की हालत में घर में रह रहा था और उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन हेमा का प्यार डीएम साहब के लिए कुछ ज़्यादा ही था, तो इसी वजह से वह निखिल के कॉलेज वाले प्यार को भूल गई थी और निखिल को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसी वजह से हेमा एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जिन मेडिसिन को खाने के बाद निखिल की दिमागी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाए। हेमा डॉक्टर डर साहब से मेडिसिन ले आई थी और अपने पति को डिप्रेशन की दवाइयाँ बोलकर देने लगती है। वह झूठ मट का ड्रामा करती है उसका ख्याल रखने का और उसे उन दवाइयों को खिलाती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और निखिल की दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसके बाद हेमा निखिल को पागल खाने में भर्ती करा देती है और निखिल पागल खाने में पागलों के बीच में रहने लगता है। वहाँ रहने के बाद जो दवाइयाँ उसे हेमा दिया करती थीं वह उसे नहीं मिलती है और धीरे धीरे निखिल पर उन दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि वह पागल खाने के अंदर है तो वह इधर उधर देखने लगता है और डॉक्टरों से गुहार लगाने लगता है। कहता है, डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे पागल खाने में ही भर्ती करके रखा जाता है। अब इसी दौरान डीएम साहब के घर वाले उनसे शादी के लिए बोलने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा सौरभ, अब तू शादी के योग्य हो गया है और अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद डीएम साहब भी अपने घर वालों को बता देते हैं कि माँ बाबूजी, मैं जहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ वहीं की एक एसपी है, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। सौरभ के घर वालों को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि लड़की एसपी थी, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब सौरभ ने उनको उसका फ़ोटो दिखाया था तो उसे देखकर उन्होंने भी झट से हामी भर ली थी और कहा था कि ठीक है बेटा, अगर इस लड़की से शादी करना चाहता है तो इसी से शादी कर ले, क्योंकि अब लोग बातें बनाने लगे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा शादी कब करेगा। काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है। सौरभ हेमा से शादी की बातें कर लेता है, बातें तय हो जाती हैं। सौरभ के घर वाले एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी फिक्स करा देते हैं। जब सौरभ हेमा से उसके घर वालों से मिलने के लिए कहता है तो वह तरह तरह के बहाने लगा दिया करती और उनसे मिलाने से मना कर देती है। शादी तय हो गई थी, शादी होने में लगभग 6 महीने का समय था। अब सौरभ और हेमा एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम बिताने लगते हैं। जब भी उन्हें समय मिला करता, दोनों एक दूसरे के साथ बैठा करते और बातें किया करते थे। इधर निखिल पागल खाने में डॉक्टरों से बार बार कहा करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एक दिन अचानक से एक बड़े डॉक्टर साहब वहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं और निखिल उन्हें देखकर समझ जाता है कि यह कोई बड़े डॉक्टर है, अगर यह चाहे तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो निखिल उनके सामने जाता है, उनसे गुजारिश करने लगता है
कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर हो। आप चाहो तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। वह तो मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दवाइयाँ खिलाई थीं, जिनकी वजह से मैं पागल हो गया था। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसकी दिमागी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसे अब यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसे वहाँ से भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, निखिल को वहाँ से भेज देते हैं। निखिल वहाँ से निकलता है और सीधा अपनी पत्नी के आवाज़ पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुँचता है तो देखता है कि गार्डन के अंदर उसकी पत्नी एक व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और हंस हंस कर उससे बातें कर रही है। यह सब देखकर निखिल वहीं पर छुप जाता है और छुप छुप कर हेमा का पीछा करने लगता है, उसके बारे में जानकारियां निकालने लगता है। कुछ संतरी जो वहां पर हेमा की रखवाली के लिए रहा करते थे, उनसे पूछ लिया करता है कि यह मैडम कौन है और इनके साथ यह व्यक्ति कौन है, तो वह उसे बता देते हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली है। लगभग 6 महीने बाद इन दोनों की शादी हो जाएगी। निखिल एक बार तो सोचता है कि क्यों ना जाकर इससे सब कुछ साफ साफ बोल दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन उसे पता था कि इसकी शादी डीएम से होने वाली है और यह भी यहाँ की एसपी है। अगर यह चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। इसी डर के कारण निखिल उससे कुछ भी नहीं कह पाता और वहाँ से इधर उधर भटकने लगता है। अब जब अपने माता पिता के पास जाने की सोचता है तो उसे एक बार फिर से ख्याल आता है कि अगर हेमा को यह पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूँ तो फिर मेरे साथ कुछ गलत कर देगी, मुझे दोबारा से पागल खाने में भेज देगी। इसी वजह से निखिल ना तो अपने घर जाता है और ना ही हेमा से कुछ कह पाता है। वह उसी शहर में रहकर वहीं पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अचानक से एक शादी का इनविटेशन सभी भिखारियों में भी बांटा जाता है, जो कि शादी थी डीएम साहब और एसपी मैडम की, यानी कि उसकी पत्नी हेमा की शादी अब डीएम साहब से होने वाली थी और उसका इनविटेशन निखिल को भी मिला था, जो अब भिखारी बन चुका था। तो निखिल उस शादी में जाने का फैसला कर लेता है और शादी के दिन उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाकर भिखारियों के लिए खाने के लिए अलग से प्रबंध था। उस भर उन्हें भरपेट खाना खिलाया जा रहा था। स्टेज सजा हुआ था। स्टेज के ऊपर हेमा बैठी हुई थी, साथ में डीएम साहब भी बैठे हुए थे। निखिल वहां जाता है और डीएम साहब की तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगता है कि अगला नंबर तेरा होगा, और ऐसा कहकर दोबारा से हंसने लगता है। इतना कहकर निखिल डीएम साहब से कहता है कि इससे आगे की कहानी तो आपको पता ही है सर, क्योंकि वह लड़का मैं हूँ जिसका नाम निखिल है, और वह कलेक्टर साहब आप हो हेमा, मेरी पत्नी थी। उससे मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाया और आपसे शादी करने के लिए आपको अब तक नहीं बताया होगा कि उसकी पहले भी मुझसे शादी हो चुकी। डीएम साहब उसकी बात बात को सुनते हैं तो उन्हें वह सारी बातें याद आती हैं कि हेमा कैसे बार बार उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरी बात इससे हो जाए। इसके बाद डीएम साहब को पूरी तरह से निखिल पर विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे पूछने लगते हैं कि यह बताओ, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हारे पीछे जो इस घर के अंदर हुआ था वह बातें तुम्हें कैसे पता है? तो वह कहता है कि साहब, जब मैं वहाँ से छोटा था तो उसके बाद मैंने पूरी तरह से तहकीकात की थी, तो सारी की सारी बात मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि पास पड़ोस के लोग इस बारे में बातें बनाने थे कि इसने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। इसके बाद डीएम साहब इस बात को डबल चेक करना चाहते हैं और वह हेमा को वहीं पर अपने पास बुला लेते हैं। वह हेमा से कहने लगते हैं कि हेमा, क्या तुम इसे जानती हो? तो हेमा थोड़ी सी चुप होती है, लेकिन उसके बाद कह देती है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती। तो निखिल कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ जिससे तुमने शादी की थी, और कॉलेज में हम एक दूसरे के साथ पढ़ा करते थे। लेकिन हेमा साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मेरा इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसे कैसे भी नहीं जानती हूँ। तभी निखिल अपनी जेब से अपने पर्स को निकालता है, जिस पर्स के अंदर आज तक भी उसने अपना और हेमा का फोटो रख रखा था, लेकिन वह फोटो बीच में से फटा हुआ है। निखिल उस पर्स से फोटो को निकालता है और डीएम साहब के सामने रख देता है। डीएम साहब उस फोटो को देखने के बाद इस बात को दोबारा से चेक कर चुके थे। उसके बाद वह हेमा को वहीं से अरेस्ट करवा देते हैं। अपने पति को धोखा देने के लिए, उसे पागल घोषित करने के लिए और उनके साथ झूठ बोलकर शादी करने के लिए एसपी साहिबा को पकड़वा दिया गया था और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल जाता है। कुछ दिनों तक मुकदमा चलता है, उसके बाद को जेल हो जाती है। अब डीएम साहब निखिल की मदद करते हैं और उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके दे देते हैं। निखिल वहाँ पर मेहनत करता है, अपने खोए हुए रुतबे को दोबारा से प्राप्त कर लेता है
और अपने माता पिता से मिलने के लिए भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वह अपने घर जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तू कहाँ चला गया था? हमने तो कई बार तेरी पत्नी के पास भी फ़ोन किया था, लेकिन उसने बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। डिप्रेशन के माँ, वह यहाँ से कहीं निकल गया है और वह इधर-उधर घूमा करता है। जब उसके घर वालों से बात की थी, तो उन लोगों ने भी यही बात बताई थी। हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन जब निखिल अपनी पूरी कहानी अपने माता-पिता को बताता है, तो वह लोग भी अपने बेटे की इस बात को सुनकर मायूस होते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे ने कितने कष्ट सहे हैं। निखिल के माता-पिता डीएम साहब के पास जाते हैं। हाथ जोड़कर उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि साहब आपकी वजह से आज हमारा बेटा दोबारा से समाज में सर उठाकर ज़िंदगी जी रहा है, वरना ऐसे ही भिखारियों की तरह इधर-उधर घूमता रहता। डीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर यह नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऐसी महिला का क्या भरोसा, जो आज इसके साथ है, कल उसके साथ है। हो सकता है वह मुझे भी छोड़कर किसी और के साथ चली जाती। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जिसमें डीएम साहब की शादी में एक भिखारी आया और डीएम साहब ने अपनी दुल्हन को ही सलाखों के पीछे कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहब? सौरभ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो एसपी मैडम? हेमा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस भिखारी निखिल के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए।